हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका फिर से स्वागत है प्लेटफॉर्म नेचर विद साइंस और साइंस विद नेचर पे। और आज हम लाइव पढ़ेंगे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 1 और केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए इस क्लास में हम पूरा एनसीईआरटी बेस लेंगे और आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से क्लास ली तो आपका बाहर नहीं जाएगा और आप 90, क्योंकि स्कोर का टारगेट क्या है अपना, अबो 95। तो अबो 95 है तो एक एक पॉइंट को हमें अच्छे से समझना होगा और आगे लेके चलना होगा। तो अब आपका एनसीईआरटी के बेस पे हम कुछ नोट्स हैं और आज हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 अभी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी केमिस्ट्री का बेस है। अगर हमने इस चैप्टर को समझ लिया तो हमारी केमिस्ट्री का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा और हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। और केमिस्ट्री, क्योंकि साइंस तो रटने की चीज़ है ही नहीं, साइंस में तो सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो साइंस आपका सबसे ईजी सब्जेक्ट, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो रात में भी डरावने सपने आएंगे साइंस के, है ना। तो ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और हमारा बेस बना के चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जो है, हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है क्या? उसमें कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है? कोई चेंज होता है, कोई बदलाव होता है। तो ये चेंज क्या चीज़ है? क्योंकि हमने पहले ही बात की, हम बेसिक से लेके चलेंगे और हम इजी से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे और उस हार्ड को भी इतना इजी कर देंगे आपको समझ आ जाएगा। ए चेंज इज ए प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डिफर्स फ्रॉम द इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट। देखो कितनी अच्छी बात है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। ए चेंज इज ए प्रोसेस, चेंज एक प्रोसेस है, हमें पता है, इन विच द फाइनल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डिफर्स फ्रॉम इट्स इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट। देखो एक सिंपल एग्जांपल, आप जाते हैं सुबह स्कूल जाते हैं, मम्मी आपको दही पराठे खिलाती है ना। तो हमने स्टार्टिंग में दही, क्या हमारा दही था? इनिशियल स्टेज में हमारा दही क्या था? मिल्क था ना भाई। कर्ड जो हमने खाया वो मिल्क था। और जब हमने उस मिल्क को, मम्मी ने रात को जमाया और सुबह हमने खाया तो रात को दूध पिया था, उसका टेस्ट अलग था। और फाइनल स्टेज में वो कर्ड बन गया, उसका टेस्ट अलग था। तो यहाँ पे हम एक चेंज का एग्जाम्पल ले सकते हैं और वो चेंज हमारा क्या है? अगर हम चेंज की बात करें तो हमारा जो मिल्क है वो देखो किस में चेंज हो रहा है? कर्ड में चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखो इनिशियल स्टेज में कुछ है और फाइनल स्टेज में कुछ है, दोनों का टेस्ट भी डिफरेंट है। अरे मिल्क मीठा होता है और कर्ड खट्टा होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। अब अगर हम इन चेंजेस को क्लासिफिकेशन में, मतलब क्लासीफाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर चीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं। और अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो 2 चीज़ें आएंगी, सबको पता है, 9th में पढ़ा है हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। 2 तरह के चेंज है और दोनों ही चेंज हमें समझ में आने चाहिए। अगर हमें समझ में आ गए तो आगे का हमारा बड़ा ईजी हो जाएगा चैप्टर। अब ये देखिए फिजिकल चेंज, अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पे हमें आइस क्यूब्स दिखाई दे रही है और ये कुछ ऐसे मेल्ट हो रही है ना। और यहाँ पे हमारी कोई खटारा गाड़ी, आजकल तो ये गाड़ी बननी भी बंद हो गई, तो हमारी अगर देखे तो ये खड़ी हुई थी, किसी ने, या तो किसी को बहुत गाड़ी से प्रेम था, उसने बेची नहीं। अब ये देखो उस पर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? रस्टिंग हो रही है। तो ये 2 चेंज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फिजिकल चेंज पहले। अब मान लो फिजिकल चेंज, अब कहते हैं अरे यार उसका फिजिक बड़ा अच्छा, जिम विम करता है, मतलब जो हमें दिखाई देता है वो क्या है? फिजिकल, ठीक है। फिजिकल कहते हैं ना, बड़ी अच्छी उसने यार बॉडी ऐसे बना रखी है बिल्कुल ही, तो फिजिकल। तो हम कहेंगे शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट चेंज। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट और आइस। डेयरी मिल्क, किट कैट, बहुत सारी चॉकलेट खाते हो। जब हमारी चॉकलेट होती है, गर्मी होती है, तो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। लेकिन क्या वो चॉकलेट ऐसा थोड़ी कि चॉकलेट अब पानी बन गई मेल्ट होके? चॉकलेट तो चॉकलेट ही रहती है, लेकिन वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ गई। पहले चॉकलेट हमारी सॉलिड फॉर्म में थी, तो वहाँ पे क्या कुछ चेंज हुआ? शेप, साइज और फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, बाकी टेस्ट में चेंज नहीं होगा। एक इजी एग्जांपल, वाटर था हमारे पास, हमने क्या किया? उसकी आइस बना दी। वाटर की आइस बनी ना। अब इस आइस को हम फिर से मेल्ट करके वाटर बना सकते हैं। भाई लिक्विड से सॉलिड हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया। अब इस लिक्विड को हम और गर्म कर दें, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। बट वेपर को ठंडा करोगे तो पानी बन जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, साइज और शेप में चेंज हो सकता है। हम कह सकते हैं भाई
दिव्यम है उसकी सेब पहले बहुत पतला सा था, अब तो उसने बड़ी अच्छी सेब बना ली है। तो उसका क्या चेंज देखा हमने? फिजिकल चेंज देखा हमने, उसके अंदर ये और कोई चेंजेस थोड़ी देखे। तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। समझ में आया बच्चों? क्योंकि फिजिकल समझ में आ जाएगा तो केमिकल आना ही है। अब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं। कंपोजिशन चेंज अलोंग विद द चेंज इन द शेप, साइज, स्टेट। क्या देखो एक नई चीज क्या कह दी है यहां पे, उसकी कंपोजिशन में भी चेंज होगा, शेप में भी चेंज होगा, साइज में भी चेंज हो सकता है, बाकी सारी चीजों में चेंज होगा ही होगा। लेकिन यहां किस में चेंज हो रहा है? हमारा चेंज किस में हो रहा है? कंपोजिशन में चेंज हो रहा है। मतलब कोई ना कोई नया सब्सटेंस बन रहा है हमारा, और हमारा न्यू सब्सटेंस बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पे तो पूरी कहानी ही बदल गई। हम वापस से उसको बना सकते हैं। चलो एग्जाम्पल ले लें। रस्टिंग ऑफ हमारी कार है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी छोड़ दो। चलो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये हमारा है मिल्क, और हमने इसको चेंज किया था कर्ड में। क्या किसी में इतनी हिम्मत है जो कर्ड से वापस मिल्क बना दे? नहीं बना सकते। क्या चेंज हो गई? कंपोजिशन ही चेंज हो गई। हमारा मिल्क था वो क्या था? लिक्विड था। कर्ड हमारा लिक्विड थोड़ी है, उसको हम सेमी सॉलिड कह सकते हैं, लेकिन वो लिक्विड नहीं है। ठीक है, मिल्क हमारा टेस्ट में मीठा, कर्ड हमारा खट्टा। मिल्क है उसके कर्ड के अंदर अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस से देखेंगे तो हमें लैक्टोबैसिलस बहुत सारे घूमते हुए दिखाई देंगे। मिल्क में दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। तो अब देखो आयरन और बर्निंग ऑफ वुड। अरे वाह, बर्निंग ऑफ वुड, वुड को हमने क्या किया? जला दिया। क्या बन गई? वुड की ऐश बन गई, राख बन गई। ठीक है, और ये राख हमारी है, ये राख है, ऐश जो हमारी है इस तरह से होगी वो। क्या उससे हम वापस से वुड बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं उससे हम वापस से वुड। अभी इसका एक एग्जांपल और देखेंगे हम। पहली रिएक्शन हमारी आएगी, और वो रिएक्शन क्या आएगी? मैग्नीशियम का रिबन हम लैब में जलाते हैं और बनता क्या है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस रिबन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमारा केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, वो हमारा रिवर्सेबल होता है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंज रिवर्सेबल है, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ शेप, साइज और फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सेबल होता है, उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं, मतलब वापस से नहीं कर सकते, इरिवर्सेबल है। अगर मिल्क से कर्ड बन गया, कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। वुड को जलाया हमने, उससे राख बन गई, ऐश बन गई, उससे हम वापस से वुड नहीं बना सकते हैं। तो रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल। क्लियर? यहाँ सिर्फ साइज शेप चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा सब्सटेंस ही चेंज हो रहा है हमारा। समझ आया बच्चों? क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंज को जब आप अच्छे से समझ पाओगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी हमें बहुत सारी और चीजें भी देखनी है। तो बढ़े आगे। ओके, अच्छा चलो हम, क्योंकि देखो हमें स्कोरिंग का हमने टारगेट लिया है 95 से अबो लाने हमें, तो हम एक एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे अच्छे से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस विद रीजन। क्वेश्चन है आपके लिए, अभी समझ में आया ना? मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो रही है, कौन सा चेंज होगा बच्चों? फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि आइस मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस से मेल्ट होके वाटर बन गया, और वाटर को वापस से हम क्या कर सकते हैं? आइस बना सकते हैं। रिवर्सेबल है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये इंपॉर्टेंट भी है। बर्निंग ऑफ कैंडल में सबसे पहले देखना होगा, दो घटनाएं घट रही है बच्चों। दो घटनाएं क्या? एक तो ये इसके अंदर ये क्या कर रही है? लाइट दे रही है हमें। अब वो लाइट किसकी वजह से दे रही है? इसके अंदर जो वैक्स है, जो मोम है, वो क्या कर रहा है? हमारा बर्न कर रहा है, और बर्न करने से वो लाइट दे रही है, या हम कह सकते हैं हीट दे रही है। एक ये घटना हो रही है। दूसरी घटना क्या हो रही है? हमारा जो मोम है मेल्ट हो रहा है, वैक्स है हमारा मेल्ट हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है ना। अच्छा, तो अब ये मेल्ट हो रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो दो चीजें हो रही हैं, दो चीजें। अब देखो मैं इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा, फिर अच्छे से देखेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे लाके इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, मेल्टिंग और दूसरा हमारा क्या हो रहा है? बर्निंग।
रुद्राक्ष, शवाना, राम राम बच्चे। मेल्टिंग और बर्निंग दो चीजें हो रही हैं। तो मेल्टिंग, हमारा जो मोम है वो मेल्ट हो रहा है, और हम मेल्ट हुए मोम से वापस से हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते? हमारी कैंडल बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? फिजिकल चेंज। हो गया। जो हमारा मोम जल गया, भाई कैंडल में हमारी किससे बनी है? वैक्स, मोम से बनी है। अब जो जल गया उससे हमें क्या मिल गई? हीट मिल गई, लाइट दे रही है, वो वापस से हम उसको वापस नहीं बना सकते। तो ये कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। और बच्चों इसीलिए बर्निंग ऑफ कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों चेंज आ रहे हैं। दोनों चेंज का मतलब फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से। ये एमसीक्यू में तो इजीली पूछा जा सकता है आपसे। रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, एक आपके पास मान लो आपकी गाड़ी है, गाड़ी में किसी पार्ट में रस्ट हो गया, तो ऐसा थोड़ी हम उसको रगड़ देंगे तो वापस से वो वैसी की वैसी हो जाएगी हमारी गाड़ी? पॉसिबल ही नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद हमारा आयरन है उस पर क्या हो रही है? रस्ट लग रही है। उसको हम आगे पूरा देखेंगे, इसी चैप्टर में पूरा है हमारा। रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, उसको बचाएंगे कैसे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट ये चीज़ है, जब इस पर रस्ट लगेगी तो ये आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा, और आयरन ऑक्साइड से वापस आयरन बना ही नहीं पाओगे। जो इट मीन्स इरिवर्सिबल हो गया। तो ये तो हमारी कौन सी चेंज? अरे सर ये तो हमारी केमिकल चेंज वाली बात है, फिजिकल है ही नहीं। तो ये हमारा केमिकल चेंज। ओके बच्चों, टीयरिंग ऑफ पेपर। अरे वाह, ये तो तुम्हारा इंटरेस्ट वाली चीज आ गई। क्लास में करते हैं ना, एरोप्लेन, गोली बना के उसको मारा, है ना, वो सब। लेकिन यहाँ पे पेपर का क्या हो रहा है? साइज और शेप ही तो चेंज हो रही है। मेरे पास ये पेपर है, मैंने इसको फाड़ दिया, यहाँ फाड़ दिया, पेपर तो पेपर ही है। तो इसका मतलब सर कौन सा? फिजिकल चेंज। ओके, कुकिंग ऑफ फूड। सोचो बच्चों, बड़ा अच्छा है ये भी। क्या है कुकिंग ऑफ फूड? अरे भाई मान लो मम्मी ने सब्जी बनाई किसी भी चीज़ की, आलू की सब्जी ले लेते हैं, बच्चों को पसंद होती है, ठीक है। लौकी की तो नहीं लेंगे क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं होती बच्चों को। आलू की सब्जी है, कच्चा आलू खाओ और एक सब्जी खाओ, क्या आप देखोगे उसमें कुछ चेंज है? बहुत चेंज है। और वापस क्या हमने सब्जी बना दिया, आलू को बॉयल कर दिया, तो क्या हम उससे बना सकते हैं? नहीं, उससे दोबारा से हम वो नहीं बना सकते। मिस मून, हाय सर, हाय बेटा। तो अब ये कुकिंग ऑफ फूड, इट मीन्स हम वापस सर वो नहीं बना पा रहे हैं। हमने सब्जी बना दी है आलू की, आलू को उबाल दिया है, वापस से अच्छा जिस आलू की सब्जी बना दी, अगर उसको हम जर्मिनेट करें होगा? नहीं होगा सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे तो भाई इरिवर्सिबल है, तो कौन सा? सिंपल केमिकल चेंज। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। सर शुरू से ही आपने तो मिल्क को कर्ड में चेंज किया है, अब तो इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कौन सा है? केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि कर्ड से कभी भी वापस मिल्क हमारा नहीं बनेगा, ये रिवर्सेबल नहीं है। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस इज फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। When wax is melting, then called physical change, and when wax is burning, then we call chemical change. Rusting of iron is a chemical change. Tearing of paper, physical change. Cooking of food, chemical change. Formation of curd from milk, chemical change. Miss Moon, chemical. Very good बेटा। तो ये चीज़ समझ में आ गई बेटा? ठीक है, हम आगे चलें। फिजिकल और केमिकल अब क्लियर हो गया। अब फिजिकल और केमिकल चेंज पे कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। अब हम मुद्दे की ओर बढ़ रहे हैं, और मेन मुद्दा हमारा है केमिकल रिएक्शन। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, केमिकल रिएक्शन। हम पढ़ते हैं ना, फिल्मों में भी देखते हैं बच्चे, सर केमिकल लोचा है इसके दिमाग में, बोलते हैं ना केमिकल लोचा। तो इतना तो सबको पता है कि केमिकल का मतलब होता है रसायन, है ना, और रिएक्शन मतलब कोई भी अभिक्रिया। तो अब अगर हम इसको देखें, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो इसको पहले डेफिनेशन पढ़े।
ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस या सब्सटेंसेस भी हो सकता है, क्योंकि उसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, undergo a transformation resulting in the formation of new substances with different chemical properties। बहुत बढ़िया बात। ये क्या कह रहा है? ये केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सब्सटेंस क्या करता है, एक प्रोसेस से गुजरता है और उसके अंदर जब फाइनल सब्सटेंस जो हमें मिलता है, इनिशियल सब्सटेंस हमने लिया और जो फाइनल सब्सटेंस हमें मिलता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, उसके अंदर लास्ट में हम देखते हैं कि कंप्लीट चेंज हो गए हैं बहुत सारे। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हो ना? अरे यार उसने तो अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया, इतना ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किसी में नहीं देखा। जब हम देखते हैं ना कोई स्मार्ट सा बंदा आ रहा है, पहले ऐसा ही था फिर उसने अपने आप को चेंज कर लिया, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। और क्या हो रहा है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां नया सब्सटेंस बन रहा है विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। और पहले इनिशियल में हमने जो लिया था उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी और बाद में हमने लिया उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट। केमिकल रिएक्शन देन केमिकल इक्वेशन, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, पर देखते हैं क्या डिफरेंस है। इट शोज ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड formulas to represent the reactants and product involved। दो चीजें आई हैं बच्चों, reactant and product, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आया सिंबल्स एंड फॉर्मूला। जब हम किसी रिएक्शन को शो करते हैं, सिर्फ हम मान लो, क्योंकि रिएक्शन शो करने के कई तरीके होते हैं। रिएक्शन तो हमारे जैसे हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है, वो भी एक रिएक्शन है। लेकिन अब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें और जहां पे हम सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करें और फॉर्मूला यूज करके हम उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं, तब हमारा वो क्या होता है, वो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। अब हम केमिकल इक्वेशन को समझ लेते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, एक है हमारे पास NaCl, एक हमारे पास MgCl2, एक हमारे पास H2O। अभी हम तीन ले लेते हैं। ये भी बनाने का क्या तरीका है, 9th क्लास में पढ़ा था पर अभी साफ हो गया होगा। क्या तरीका है NaCl? हम Na और Cl, हमें पता है कि सोडियम की वैलेंसी कितनी 1, क्लोरीन की कितनी 1। कैसे भाई? एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या है, कौन बताएगा? एटॉमिक नंबर चलो मैं बता देता हूं 11। क्लोरीन का कितना 17। और हमने एक देखा था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो सेल्स में जाते हैं KLMN, इस तरह से देखा था। और किसी भी सेल में, ये वो वाली सेल नहीं है, हमारी बॉडी वाली सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वाली सेल है। दोनों में डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है दोनों। अगर हम बात करें किसी भी सेल में क्या था 2n², याद आ रहा है 9th का कुछ? अब देखते हैं, इसको हम 1 से डिनोट करते हैं, 2 3 4 और ये डैश डैश चलता रहता है। अब हम 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2। L की बात करें 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं हम, यहाँ पे सोडियम K सेल में कितने गए 2 इलेक्ट्रॉन गए। एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11 ही होंगे, सिंपल सी बात है। L में कितने गए 8, L के बाद कौन सा आएगा M, 2 और 8, एक और बच गया 11 है ना एटॉमिक नंबर, ये देखो 11, इसमें 1 हो गया। हम ये, और एक चीज हमने और भी पढ़ी थी, मैं इसको थोड़ा साफ करके एक चीज और बताना चाह रहा हूं, साथ में थोड़ा रिकॉल कर ले पीछे का, तभी हमारा ये क्लियर हो पाएगा। हमने देखा था कि हमारे जो एटम्स है ये सब मतलब अपना एक एटॉमिक नंबर शो करते हैं, अपना एक इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, ये क्या है? नोबल गैसेस। कह सकते हैं कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल के मतलब अंबानी है,
ये बिल्कुल स्टेबल हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई बॉन्ड बनाने की इनको कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम इनको देखें तो देखो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, हो गया, के में 2 आ गए, एल में 8 आ गए, 8 and 2 10 हो गया। अब के में यहाँ पे के एल एम आ जाएगा, 2 8 and 10 नहीं सॉरी 18। तो इस तरह से इनके सेल्स भरे हुए। तो बाकी जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स है वो इनके जो नियरेस्ट होते हैं वो इनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें ये एक एक्स्ट्रा है, वरना ये आर्गन की कंडीशन में आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपना एक ये दे देगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। क्लियर। ऐसे हमारा क्लोरीन है 17 है, के से एल में कितने आ गए 2, एल में 8, एम में कितने आ जाएंगे 7। क्लोरीन को कितना चाहिए, एक और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि यहां पे देखो ये क्या हो रहा था, के एल एम 8 8 है ना। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसी से बॉन्ड बनाएगा कि मुझे एक चाहिए। अरे सिंपल सी बात है, इसको एक बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसको बिजनेस शुरू करना है। इसके पास 8 और 2 10 और 7 17 है। ठीक है, 17 लाख रुपए, इसको चाहिए 18 लाख। तो एक पार्टनर ढूंढेगा ना, 1 लाख के लिए बिजनेस थोड़ी छोड़ेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से या तो उधार ले लेगा, मतलब बिजनेस 2 तरह के बॉन्ड हम आगे पढ़ेंगे, वो उनको अभी छोड़ देते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। तो अब अगर हम बात करें तो दोनों की वैलेंसी कितनी है, 1 1। हमेशा वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है जब कंपाउंड बनता है, मतलब ये बनेगा हमारा NaCl, और जो 1 वैलेंसी है उसे कभी भी शो नहीं करते हैं। चलो अब MgCl2 को और देख लेते हैं हम। मैग्नीशियम क्लोरीन की हम देख चुके हैं, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन की कितनी 1। क्रॉस जाएगा, मैंने पहले ही बताया था। तो ये जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो यहां लग जाएगी और एक मैग्नीशियम की वैलेंसी यहां लग जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना है 1 को हम कभी भी शो नहीं करते हैं। तो हमारा बन जाएगा MgCl2। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है 8, के सेल में 2, एल में कितने 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 चाहिए इसको। तो यहां पे ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन है, इनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मुकुल आए बेटा। तो ये H2O है, अब इसमें क्या करेगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2, वैलेंसी हमारी जाएंगी क्रॉस, तो H पे दिखेगा 2 और ऑक्सीजन। मुकुल बेटा तुम्हारा नाम ले लिया है, पढ़ रहे हो, अच्छे बच्चों, तुम्हारा नाम कैसे नहीं लेंगे, है ना। चलो अब आगे हम देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं हम, और अब इसमें हम वापस से अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। ओके, तो ये सिंबल्स की बात हुई, सिंबल्स की ओर देख लेते हैं। अगर हम सिंबल्स की बात देखें तो हमारे जैसे कि ये सिंबल्स हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, सिंबल हैं एलिमेंट्स के। पीयूष हेलो बेटा, ये हमारे सिंबल्स हो गए, और फॉर्मूला हमने देखे थे MgCl2 NaCl, इस तरह से ये हमारे फॉर्मूलाज थे। अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखेंगे। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O, एंड वाटर, वाटर का सिंबल H2O। पीयूष हेलो सर, कैसे हो बेटा, बढ़िया हूँ, तुम सब कैसे हो। ये देखा हमने, और ये हमारा क्या है, वाटर। अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में ये एरो है, तो अभी ये एरो के इधर वाला पार्ट हो गया एक, और एक एरो के इधर वाला पार्ट हो गया। 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स में अगर हम देखें तो हमने 2 बातें करी है कि एक हमारा रिएक्टेंट है और एक हमारा प्रोडक्ट है। आशीष हाँ बेटा, बिल्कुल पढ़ाता हूं बेटा। तो ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन का सिंबल H2, ठीक है, और ऑक्सीजन का सिंबल O2 लिख दिया है। और अगर हम बात करें इनकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे वाटर बन रहा है। तो ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है, इस साइड वाले, क्योंकि हम देखें इस साइड वालों क्या कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड, इस साइड वालों क्या कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे जो RHS में जो है वाटर है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट,
और इधर हमारा जो है ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते एक बार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हर एक रिएक्शन के कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ठीक है, चेंज इन कलर, भाई कोई रिएक्शन होगी तो कलर चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा इस बेस पे हमारी रिएक्शन भी दो तरह की होगी। कौन सी दो तरह की? टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेस पे रिएक्शन हम दो तरह की देखेंगे आगे। कौन कौन सी? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडो जैसा कि नाम देखो, एंडो मतलब ये टेम्परेचर वाली बात हो रही है। इट मीन्स वो क्या ले रहे, एनर्जी लेगी, एंडोथर्मिक। और दूसरी हमारी एक्सोथर्मिक, एक्सो बाहर निकलेगी, इट मीन्स उसमें हीट बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे इसको। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन, एंड एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन। चेंज इन स्टेट, जो हमारी स्टेट है वो चेंज होगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी इसमें, भाई कोई रिएक्शन उसमें गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनके अंदर प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेस पे हम दो तरह की रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, और वो दो तरह की रिएक्शंस हम कौन सी देखेंगे? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ओनली फिजिक्स, हेलो बेटा। और चेंज इन स्टेट, एंड ये सारे, ये हमारी जो रिएक्शन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये उसके अंदर प्रॉपर्टी होंगी। हमारी जो रिएक्शन, जरूरी नहीं है सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर हो, लेकिन इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी रिएक्शन के अंदर होंगी। रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, अब कोई भी चीज है उसको, हाँ ऐसे थोड़ी है, अपना घर होता है, मान लो कोई घर में मेहमान आ रहे हैं तो हम घर को बड़ा व्यवस्थित कर देते हैं, टेबल लगा अच्छे से सारी साफ कर देते, डस्ट ना हो। क्या है वो? रिप्रेजेंटेशन है ना। तो भाई केमिकल रिएक्शन है, इसका भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब अगर इसको देखें, व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन मैग्नीशियम बर्न्स विद ए ब्राइट वाइट फ्लेम फॉर्मिंग व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात किसकी हो रही है? हो सकता है बच्चों आपने लैब में किया भी हो, मैग्नीशियम रिबन देखा होगा। एक रिबन होता है, उसको सर पहले रगड़ के साफ करते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद उसको जलाते हैं, व्हाइट लाइट के साथ जलता है, वो बहुत ही सुंदर सी लाइट होती है। ठीक है, डेजलिंग व्हाइट लाइट। When heated in oxygen, magnesium burns with a bright white flame, forming white magnesium oxide powder. Reactant substance that undergo a chemical change, products substance form as a result of the chemical change. ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पे ये देखो मैग्नीशियम लिख दिया हमने, अभी सिंबल्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम रिबन जलाया। ये हमें पता है ऑक्सीजन जलती नहीं है, लेकिन क्या करती है ऑक्सीजन? जलने में मदद करती है। वैभव, हेलो बेटा। मैग्नीशियम हमारी क्या करती है? जलने में मदद करती है। सॉरी, मैग्नीशियम को जलने में मदद कौन करेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो जलेगा ही नहीं। इट मीन्स ऑक्सीजन जल नहीं रही है, बट क्या कर रही है? हेल्प कर रही है जलाने में। और फिर बाद में हमारा क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हमारी, फिर उसके बाद देखो, पहले मैंने वर्ड्स में लिखा हुआ है, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया? सिंबल्स में लिख दिया। अब यहाँ पे भी हम कहेंगे सर पहले वर्ड्स में क्यों लिखा, फिर सिंबल्स में क्यों लिखा? पढ़ क्या रहे हैं? प्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन, उसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, उस चीज को, हर एक चीज को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये अगर हम बात करें, आगे ये पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसको बात करें तो ये हमारी क्या होगी? वर्ड इक्वेशन, शब्द अभिक्रिया। भाई वर्डों में लिखा है ना, तो ये कौन सी है? हमारी शब्द अभिक्रिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमने क्या कर लिया? सिंबल्स यूज कर लिए, क्योंकि हमारे पास सिंबल्स थे। ठीक है, तो उस सिंबल्स थे हमारे पास, तो हमने मैग्नीशियम प्लस O2 MgO, हमारा क्या, ये सिंबल्स यूज कर लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह हमने MgO लिख दिया, मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया, ऑक्सीजन का सिंबल O है, O2 लिख दिया। बट यहाँ पे ये हमारी रिएक्शन है, हम ये नहीं देख रहे अभी कि ये बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन मतलब कंकाल अभिक्रिया। अभी हमने कोई इसमें बैलेंस का चक्कर नहीं देखा है। ठीक है बच्चों,
शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, शॉर्टर वे कौन सा है? सिंबॉलिक वे, सिंबल्स में, ठीक है, सिंबल्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेन मुद्दा हमारा यहीं शुरू होता है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, और हमारा क्वेश्चन भी यहां से बनता है कि जो हमारी रिएक्शन है उसको हम बैलेंस क्यों करें और कैसे करें। अब बैलेंस करने से पहले हमने पहले 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद आ रहा है बच्चों? कुछ आएगा भाई। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। दो साइड देखे थे, बीच में एरो के इस साइड देखा था हमने और एरो के इस साइड देखा था। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारा जो रिएक्टेंट है यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, जितने रिएक्टेंट होगा, जितने भी एलिमेंट्स, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं भाई? यहां पे मान लो हमारे पास हम ये रिएक्शन ले लेते हैं H2 + O2, ठीक है, वाटर बना लेते हैं। अब यहां पे हमारा बनेगा H2O। ये कह रहा है कि जितने एलिमेंट्स हम रिएक्टेंट में लेंगे उतने ही हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर हम बात करें, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, क्लियर, वाटर बन गया हमारा। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अरे सर ये तो बराबर ही नहीं हुए, इसीलिए हमारी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो नहीं कर रही है, और अगर ये रिएक्शन फॉलो नहीं कर रही है इट मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन नहीं है। It must follow the law of conservation of mass, that is mass is neither created nor destroyed in chemical reaction. Law of conservation of mass क्या है? ना तो हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं। मास को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज कर सकते हैं। तो हमारी जो बैलेंस रिएक्शन, हम बैलेंस इसलिए करते हैं हमारी रिएक्शन को कि हमारी जो बैलेंस रिएक्शन होगी उसके अंदर रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट्स होंगे प्रोडक्ट में उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। क्यों? बिकॉज हमारी बैलेंस रिएक्शन फॉलो क्या कर रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। हाइड्रोजन, और ये अगर हम देखें तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? हम इसको सिर्फ ये कह सकते हैं दिस इज ओनली स्केलेटन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। सिर्फ सिंबॉलिक वे में हमने वाटर को शो कर दिया कि वाटर बन गया है, बट ये सिंबॉलिक रिएक्शन है, सिंबॉलिक रिएक्शन है, तो ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन होगी और सिंबल्स में है इसलिए होगी। अगर हम लिखते हाइड्रोजन पूरा लिखते, ऑक्सीजन पूरा लिखते और फिर वाटर लिखते तो वो हमारी क्या हो जाती? वर्ड इक्वेशन हो जाती। क्लियर बच्चों? लेट्स लर्न हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। ये याद रखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, किसी भी फॉर्म में आए। बैलेंसिंग इक्वेशन हो सकता है आपको वर्ड इक्वेशन दे दे और आपसे पूछे कि आप इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। हो सकता है आपको स्केलेटन इक्वेशन दे दे और फिर कहे बैलेंस कीजिए। हो सकता है आपको इक्वेशन लिख दे और उसमें उसके आगे जो वर्ड्स आने चाहिए, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ABCD दे करके दे दे कि इसमें A की जगह क्या आएगा, B की जगह क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का भी बनता है, 2 का भी बनता है, 3 का भी बनता है और 5 मार्क्स का भी बनता है। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान, इस चीज को बेटा बहुत ध्यान से बच्चों सुनना है, ठीक है। सभी बच्चे इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो केमिस्ट्री में, क्योंकि अब केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं सब में रिएक्शन है, सभी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, वरना सिर्फ हम स्केलेटन रिएक्शन पे ही रह जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, बहुत ईजी है, बस स्टेप टू स्टेप चलना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, राइट द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ड फॉर्म में उसको लिख लें, लेकिन अगर हमने सीख लिया तो फर्स्ट आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको आ गई तो फर्स्ट आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ये वर्ड के आयरन प्लस स्टीम मैग्नाइट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ क्या है, इसने सिर्फ वर्ड्स में लिखा है, मतलब ये बताया है एग्जाम्पल में। जैसे हम मान लो, मैं वर्ड्स में लिख के दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और ये वाटर। और अगर हम नीचे वाली रिएक्शन की बात करें तो आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड
प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन क्या है हमारी? गैस। चलो गैस अभी नहीं लिखते, हाइड्रोजन। देखो हमने लिख लिया, बट यहां पे हमारी ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है। कृष्णा झा, हेलो बेटा। अब इसको हमें, अभी सिर्फ बैलेंस है, ये हमें करनी है, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ। लिस्ट द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। पहले हम ये सिंपल एक रिएक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो वाली रिएक्शन है उसके अंदर हमने दोनों साइड में फेरस और फेरिक ऑक्साइड ले रखा है। पहले हम एक फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं, फिर फेरस ऑक्साइड को तोड़ेंगे, डीकंपोजिशन वगैरह में उसको तोड़ के फिर हम करेंगे। हमारे पास वही हमारा, हम इसको अगर लिख लें, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा रिएक्टेंट है। हिंदी में रिएक्टेंट को क्या कहेंगे? क्रियाकारक। और ये हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट। वैभव बेटा वो रिएक्शन डीकंपोजिशन में आएगी, क्योंकि हमारे 10th में वो रिएक्शन नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा वो यूज करेंगे। लेकिन उसमें फेरस, ये फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, वहां फेरिक जो हमारा फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं, क्योंकि वो डीकंपोजिशन रिएक्शन थी, डीकंपोजिशन विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग का उसका तरीका डिफरेंट हो जाएगा। रिएक्शन गलत नहीं थी, लेकिन हाँ वो अभी हमारे इस सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाए। क्योंकि उसमें अगर हम यहाँ पे 12 रखेंगे, जो फेरस ऑक्साइड है उसमें 12 रखेंगे, फेरिक ऑक्साइड में भी 12 रखेंगे, और हमारा जो वाटर था यहाँ पे वो 6 हो जाएगा, और उधर जो हमारा हाइड्रोजन गैस थी वो 12 हो जाएगी, तब वो हमारी बैलेंस होती। पर अभी उसको छोड़ के हम इसको देखते हैं। हमारे पास एलिमेंट आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। बीच में ये लाइन हो गई। कितने आयरन? 1, हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितना? 1। इधर कितने हमारे पास आयरन? 3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ठीक है। 3 यहां पे लगा के देखेंगे, बॉक्स बना लिया। बॉक्स के राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना, रेस्ट्रिक्टेड है, हमें बिल्कुल नहीं करना। सभी बॉक्स बना लीजिए अगर आपको शुरुआत में कंफ्यूजन है तो। बॉक्स के राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब अगर बात करें हम, यहां पे हमने 3 लगाए, ये 3 हो गया, बाकी सब 2 और 1 है, ठीक है। एक एक को बैलेंस करते हैं, फिर भी बैलेंस नहीं हुई, ओके। तो बैलेंस नहीं हुई तो हम यहां क्या लगाएंगे? 2 लगा देते हैं, छोटे से चलेंगे। 2 लगाया, कितने हाइड्रोजन हो गए? 4, आयरन 3, ऑक्सीजन कितने? 2। अब अगर हम बात करें, हमारे पास क्या बैलेंस नहीं है? हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हम बाकी को क्यों चेंज करें? हम हाइड्रोजन पे लगा देंगे। 3, 4, सॉरी, हम हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी 4 है। सर अब भी बैलेंस नहीं हुई, तो भाई सिंपल सी बात है, अब 2 के बाद स्टेप कौन सा आएगा? 4 का। आयरन 3 रह गया, 4 2 जा 8, एंड ऑक्सीजन कितने? 4। आयरन 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है ही। ऑक्सीजन कहाँ है? ये वाला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है ही। और ये हमारे पास कितना? इसमें भी चेंज कर देंगे हम, 4, 4 2 जा 8, तो ये हमारा क्या हो गया? 3 8 4। जब भी रिएक्शन हम बैलेंस करेंगे, हमें स्टेप टू स्टेप चलना है। 2 के बाद हम 4, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसी है, ज्यादातर रिएक्शंस में तो हम 2 4 में ही काम हो जाए, कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिनमें 3 भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ये कटिंग, अगर कटिंग करते जाएंगे तो हमारा सही नहीं होगा, तो इस तरह की टेबल जरूर बनाएं और उस टेबल के थ्रू उसको बैलेंस करें। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हमें ये ब्लॉक बना लेना है। स्टेप फर्स्ट, रिएक्शन लिखी हमने, ठीक है। हमने हर एक जो हमारा एलिमेंट या कंपाउंड है उसको एक बॉक्स में कवर कर दिया, और दिमाग में ये हमने बिठा लिया कि हमें राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं करना है। यहां पे कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये याद रखना है बच्चों। जितने भी चेंज करने हैं इस साइड में कर सकते हो।
क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखेंगे, ग्लूकोज का हम देखेंगे कि ग्लूकोज हमारा, ग्लूकोज से सीधा हम, एक तो फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, वो रिएक्शन काफ़ी बड़ी लगती है, और एक हमारा ग्लूकोज का विखंडन जो हम ब्रेक करते हैं, वो वाली रिएक्शन भी काफ़ी बड़ी होती है। उनके अंदर तो 12 भी आएगा, 6 भी आएगा। ओके बच्चों, स्लाइड नहीं आ रही। अब ये देखिए, ये वही सीक्वेंस बना के देखिए। स्टार्ट द बैलेंसिंग द कंपाउंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये बेटा और प्रोडक्ट है, दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन दैट कंपाउंड, बैलेंस द एलिमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे आयरन है, इसको 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया है, हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई 4 कर दिया हमने, ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई 4 कर दिया था। ठीक है, कौन फिर लिख देता हूं, Fe प्लस 3Fe, ठीक है, 4H2O, क्या बन रहा था हमारा, Fe3O4 प्लस H2। देखो बैलेंस है या नहीं है, देख चेक करना चाहिए अब भी बैलेंस है या नहीं, क्योंकि अब ये कोई भी रिएक्शन लिखेंगे हम जरूर उसको चेक करेंगे। 3Fe, ठीक है, 3 है, 8 एंड 4, ठीक है, Fe कितने, 3 है, 4, ठीक है, और हाइड्रोजन बैलेंस, अरे भूल गए थे, देखो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 8 हो गया। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम इस चैप्टर में और अगले चैप्टर एसिड एंड बेस में जो भी करेंगे, जो भी रिएक्शन करेंगे, सभी को बैलेंस करेंगे। बैलेंस दीज इक्वेशंस। देखो ये मैंने इजी इक्वेशन दी है। एक चीज ध्यान रखिए आप, अगर ऐसे कुछ आता है, यहां पे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है कि कई कुछ बच्चे काउंटिंग में गड़बड़ कर देते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम तो हमारे पास 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। जब ब्रैकेट, जो हमारा ब्रैकेट होता है उसके बाहर अगर जो भी नंबर होता है वो सभी को मल्टीप्लाई माना जाता है। ये बात क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे गड़बड़ करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जानबूझ के रिएक्शन में डाला जाता है ऐसा कंपाउंड कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। H2 प्लस O2 H2O। अब यहां पे हम इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है, सवाल ये वैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा शुरू ही किया है बैलेंसिंग, तो चलो मदद कर देते हैं बच्चों की सिखाने में, यही तो काम है। H2 प्लस O2 और बन गया हमारा H2O। राइट हैंड साइड हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। हमारे पास एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, ऑक्सीजन 2 है हमारे पास। सेम अब यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है वैभव, हाइड्रोजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर ये इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तो इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है और बच्चों से ये गलत होते हैं, क्योंकि वो दो जो हमारी बाहर वाली संख्या उसको दोनों से काउंट ना करके एक से काउंट कर देते हैं। अब इसमें हम देखें कि ये हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करती, तो ये हमारी सिर्फ अभी स्केलेटन इक्वेशन है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, और देखो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको ये देखना होगा कि ये बैलेंस है या नहीं है, और अगर वो बैलेंस है तो उसमें आंसर क्या लिखेंगे। ऐसे ही नहीं कि उसको कहेंगे ही नहीं कुछ, उसमें आपको बताना पड़ेगा आपकी द गिवन रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्योंकि जो जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको पेपर में ये सोच के नहीं करना है कि टीचर को सब आता होगा, आपको ये सोच के करना है कि टीचर को कुछ नहीं आता है, मुझे उनको पूरा बताना है। तो अब हम देखें कितना है। अगर यहां पे हम 2 लगा दें, वही बॉक्स के राइट हैंड साइड में कोई चीज नहीं करेंगे, 2 लगा दिया हमने, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब ये हमारा, तो हम यहां भी 2 लगा देते, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, देखिए हो गया बराबर, हो गई रिएक्शन बैलेंस। एक गलती और करते हैं बच्चे, क्या गलती करते हैं, ये टेबल बना के तो बैलेंस कर देंगे, लेकिन ये 2 यहां नहीं लगाएंगे और ये 2 यहां नहीं लगाएंगे। जब आप यहां लगाएंगे ही नहीं तो ये जरूरी नहीं है ना कि टीचर माने कि आपने बैलेंस कर दी। तो ये बच्चों ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैंने बहुत देखा है कॉपियां में बच्चों से ये मिस्टेक होती है। बच्चे यहां पूरी बैलेंस करके आते हैं,
लेकिन ये जो बैलेंस किया है वो संख्या आपको यहां भी अप्लाई करनी है रिएक्शन पे। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे रिएक्शन पे तो आपकी रिएक्शन गलत मानी जाएगी। मान लो टीचर का नीचे ध्यान ही नहीं गया, टीचर ने सिर्फ इक्वेशन देख ली, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। हम वो चीजें भी बातें करते चलेंगे जो हमसे एग्जाम में मिस्टेक होती हैं। अगली आती है हमारी रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट्स एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, सॉरी पहले हम लिखेंगे RHS LHS। अगर आपको ये लिखने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को हैंड्स में कंफ्यूजन होता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ऐसा नहीं है, तो आप इसमें इसको चलो इस रिएक्शन में हम दूसरी तरीके करते हैं। कैसे करेंगे, हमें पता है ये हमारे रिएक्टेंट है, यह हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर RHS LHS में कंफ्यूजन है तो क्यों करना, मत करो। बीच में लाइन खींची और ये हमारे एलिमेंट्स में एल्यूमिनियम है हमारे पास, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम कितने 1, ऑक्सीजन कितने 2, इधर एल्यूमिनियम कितने 2, इधर ऑक्सीजन कितने 3। बैलेंस नहीं है किसी भी एंगल से। अब देखिए ये हमारा रिएक्टेंट था भाई। अब हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम इधर हमारे पास 2 है तो इस पे हम 2 लगा लेते हैं, एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, ठीक है, पर इससे फिर हमारा बैलेंस नहीं हो रहा क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास इधर 2 है इधर 3 है। तो हम ऑक्सीजन पे एक काम करते हैं, 2 लगाएं तो देखते हैं कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये 2 एल्यूमिनियम ये हो गया, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो रहा। अब इसको बैलेंस करने के लिए मान लो हम 2 लगा लेते हैं, यहाँ 2 लगाया, एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 2 जा 4, इसके 2 लगा हुआ है, ये 2 सिर्फ इस पे है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। सर आपने तो एल्यूमिनियम भी गड़बड़ कर दिया। अरे कोई बात नहीं, 4 चाहिए ना एल्यूमिनियम, 4 लगा दो। एल्यूमिनियम कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितने हैं 6, भाई 3 लगा दो, 3 हो गया यहाँ पे। 4 और 6 इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब बच्चे कहेंगे सर आप तो बड़ा इस बोर्ड पे कर ले हो, हम कैसे करेंगे। बच्चों आपको यहाँ पे तब तक नहीं लिखना है जब तक इधर की संख्या और इधर की संख्या बैलेंस ना हो जाए, और अगर लिखना है तो पेंसिल से लिखें, और जब आपकी बैलेंस हो जाए इस टेबल में उस पेंसिल के ऊपर पेन चला दें। क्योंकि कटिंग करेंगे तो कटिंग तो देख के एक टीचर का दिमाग खराब हो जाए, अरे बच्चे ने कितना गंदा होमवर्क किया, कितना गंदा पेपर किया। तो हमें ये काम नहीं करना है, और ये भी नहीं सोचना है कि सर तो बोर्ड पे ऐसे रब कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं। पेपर में हमें टेबल बनानी है, इसको पेंसिल से करना है, और ये जो डिजिट है ये फाइनल डिजिट जो हमारी है ये बाद में लिखना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से बाकी रिएक्शंस हैं वो भी आपको बैलेंस करनी है। ये 2 रिएक्शंस आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ये दोनों रिएक्शंस अगर नहीं बैलेंस होती हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस फिर अगर आपसे बैलेंस नहीं होगी तो हम पार्ट, और ये हमारे प्रोडक्ट। एल्यूमिनियम कितने हैं बच्चों 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं 1, ठीक है। अगर इधर की बात करें, एल्यूमिनियम कितना है 1, क्लोरीन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। ये तो बिल्कुल ही बैलेंस नहीं है। हम सबसे पहले एल्यूमिनियम से स्टार्ट करें, तो अगर हम मान लो यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे 1 है, अगर हम C की जगह 2 रखें, देखो किसी इक्वेशन किसी में दिख रहा है हमें C में 2 कहीं नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिखाई दे रहा। A B अगर B आएगा हमारा, सॉरी C, हाँ 2, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 2 ऑप्शन है। तो हम पहले 2 रख के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो हमारे एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, प्रोडक्ट में चेंज किया है ना, और क्लोरीन कितने हो जाएंगे 3 2 जा 6, क्लोरीन हो गए 6, ओके। हमारा हाइड्रोजन और वो अभी वही है 3 और 1, ठीक है। अब हमारा देखिए बैलेंस हुआ नहीं सर, बैलेंस तो नहीं हुआ क्योंकि क्लोरीन उधर कितना हो गया 6 हो गया, इधर क्लोरीन कितना है 1। भाई क्लोरीन को 6 करना है तो बी पे हम ले लो 6, बी पे 6 लिया तो क्लोरीन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 6 हो गया, एल्यूमिनियम 2 और 3 रह गया, ठीक है। हमने अब हमारा यहाँ पे
ये क्लोरीन बैलेंस है 6 है, हाइड्रोजन हमारी यहाँ पे क्या होगी, बैलेंस गड़बड़ हो गया, यहाँ 3 लेके देख लेते हैं, 3 2 जा 6, ये हमारा 6 है, ये 6 है, और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, और एल्यूमिनियम 2 2 3 6 6 2 3 6 6। अब देखो हमने एल्यूमिनियम के ये हमने कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया है, तो इसका बदलाव नहीं किया, इट मीन्स क्या है 1 1 6 2 3 1 6 2 3, राइट आंसर इज ए। समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, आ चुके हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। सिंपल क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सिंपल आ जाए तो भी उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आपको बतानी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बीच में एरो है, थोड़ा छोटा रह गया ये, MnCl2, ठीक है, प्लस y जो हमारा है वो कैलकुलेट करना है, H2O एंड Z कैलकुलेट करना है। इसमें आपको ये x, y एंड z इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। पार्ट 2 के टाइम पे आपसे मैं पूछूंगा, आपका कमेंट चेक करूंगा किस किस बच्चे ने सही किया है, नहीं आएगा तो हम फिर से करेंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट होना है। की टर्म्स हमारे कुछ देख लेते हैं हम। की टर्म्स, प्रेसिपिटेट, हाँ सर प्रेसिपिटेट तो क्लास में भी सर बताते हैं और लैब में भी बनवाते हैं। ये होता क्या है प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट एक तरह से एक ऐसी चीज होती है जो मतलब वाटर में मतलब उसको डिजोल्व कर रहे किसी भी चीज में, वाटर में किसी में, वो डिजोल्व कंडीशन में होता नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हमें लगता है कि वो डिजोल्व कंडीशन में है, फिर भी हमें उसमें बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता है हमारा। तो होता क्या है वो, इज द इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेटल डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो हम जब उसको स्टीयर करते हैं तो हमें लगता है हाँ हाँ डिजोल्व हो गया, लेकिन जैसे उसको हम स्टेबल छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो क्या हो जाएगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने देखा था कि टेम्परेचर के बेस पे हमारी दो रिएक्शंस थी। दो रिएक्शन क्या थी एक्सोथर्मिक में, अगर हम देखें, हम टेम्परेचर के बेस पे एक्सोथर्मिक, एक्सो और एंडो। एक्सोथर्मिक जिसमें हमारी क्या हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्योंकि इट मीन्स जिस भी रिएक्शन होगी, मान लो हम चूना है हमारे पास, जैसे घर में व्हाइट वाश करते हैं तो हम उसको वाटर में जब डिजोल्व करते हैं हम देखते हैं वाटर गर्म हो जाता है, तो वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन की बात करें तो ये वो रिएक्शंस होती है जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक, ठीक है। नेल पेंट रिमूवर जब हम हाथ पे लगाते हैं तो हमें बड़ा ठंडक महसूस होती है, क्यों, क्योंकि वहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब एक चीज आती है कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट बड़ी खतरनाक चीज है। ये कैटालिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में मदद करते हैं। जैसे मान लो दो दोस्त है, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त है कोई भी, अब एक कोई तीसरा बंदा आया और उसने क्या किया, दोनों के जा के कान भरे और उन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई करवा दी कि उनकी दोस्ती टूट गई। उन दोनों को पता भी नहीं चला कि उनकी लड़ाई किसने करवाई, और उनकी लड़ाई करवा के उनको तोड़ के और वो अपना साइड हो गया। मतलब उसने रिएक्शन करवाई, पूरी लड़ाई करवाई, दोनों को अलग करवाया और अपना चलता बना। ए कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, और लोअर द टेम्परेचर और प्रेशर नीडेड टू स्टार्ट वन, और अगर उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो कम करने की या ज़्यादा करने की या प्रेशर की, उन सबको वो क्या करता है, मैनेज करता है, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, खुद कंज्यूम नहीं होता है, खुद को कोई वो नहीं होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस है एक, जो हम 12th में हैबर प्रोसेस आता है, केमिस्ट्री अगर आपके पास होगी 12th में जब आप लोगे साइंस, तो एक हैबर प्रोसेस हमारी लैब में भी उसका इक्विपमेंट होता है। हैबर प्रोसेस में ऐसे ही होता है। हैबर प्रोसेस में क्या करते हैं, वहाँ पे एक कैटालिस्ट यूज करते हैं, और वो कैटालिस्ट होता है आयरन। वो आयरन क्या करता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है। ये कैटालिस्ट है, वो रिएक्शन को वो सारा माहौल प्रदान करते हैं, सारा माहौल देते हैं जो उनको चाहिए होता है। तो बेटा हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 2 में हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 में हम देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, जो कि 4 तरह की है मेनली। कौन कौन सी है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये था और दूसरा पार्ट वो है। दोनों पार्ट से अपने अपनी उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इस पार्ट से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स
सारे क्वेश्चन बनते हैं। और जो अगला आएगा उससे भी 5 मार्क्स का भी बहुत ज़्यादा सब प्रभाव, उसकी मतलब बहुत कंडीशन ऐसी संभावना है, क्योंकि उसके अंदर देखो हम 4 टाइप रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है, कंपोजिशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, लेकिन सभी बच्चे वो दोनों क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो करेंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम उनको अगली क्लास में फिर से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।